वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार एंड कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आपके सामने मौजूद हूँ। और चूँकि थोड़ा सा इस बीच जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग आने जाने वाले, जैसा कि महाकुंभ हमारे यहाँ चल रहा है इस समय प्रयागराज में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है, जितना भी हो सकेगा उतना किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर है 2 मार्च को आपका हिमाचल का है, और अभी डेट नहीं आई है छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की। तो अभी हम बात करेंगे केवल तैयारी की। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल के थ्रू ये आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको भी चाहिए होगा वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसी की सीरीज़ में हम आपके साथ एक क्लास यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट करके और इतनी आसान भाषा में आपके लिए लेके आए, जिससे कि आपके लिए उसका रिवीजन करना और गो थ्रू करना बहुत आसान हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज आसान नहीं होती और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट है, और इसका कोई भी प्रोविज़न आप खोलोगे तो थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए समझने में। क्योंकि बेयर एक्ट की कोई भी बेयर एक्ट हो, उसकी लैंग्वेज टफ़ होती है और समझने में हमें थोड़ा-सा एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसी एफ़र्ट को अगर हम कम कर सकें, जितना भी हमसे पॉसिबल हो जाए, तो वो सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो इसी सोच को आज आपके सामने थोड़ा-सा हम प्रेज़ेंट करेंगे, और कुछ अंश जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो नोट्स किस हिसाब के हैं और कितना आपके लिए वो ईज़ी होगा समझने में, तो उसको हम टॉपिक आपको समझाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कि आप समझ सको कि वाक़ई में डिफ़रेंस क्या होता है अगर एक आसान नोट्स बनाया जाए, और बेयर एक्ट तो सबके पास होती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। अब जैसे कि आप अगर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसा कि आर्टिकल 123 है, मैं आर्टिकल 123 पे आता हूँ, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो कानून बनाने की शक्ति है, लेजिस्लेशन की शक्ति है, उस पर बात हो रही है यहाँ पे। तो आर्टिकल 123 कहता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें देखिए, आपको काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। If at any time, except when both houses of parliament are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as circumstances appear to him to require. अब ये लैंग्वेज आपकी दी हुई है बेयर एक्ट की, तो क्या इसको आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आप जब तक एक पॉइंट वाइज नोट्स और एक वर्ड, जिसे कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतने ही शब्द जब तक आपके पास नहीं होंगे, आपका रिवीजन बार बार नहीं हो सकता, रिवीजन फास्ट नहीं हो सकता, अप टू मार्क नहीं हो सकता। तो आइए इस आर्टिकल को हम समझते हैं इस वीडियो में, आगे भी और प्रोविजन डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आप लोग बेयर एक्ट से भी देख लेंगे कि प्रोविजन क्या कहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक शॉर्टकट की। शॉर्टकट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, और आपको समझ में आए, इतना इजी हो। तो यहां पे है आपका आर्टिकल 123, पूरा नहीं लिखूंगा। ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप और इसको, ठीक है। तो देखिए, अब राष्ट्रपति की शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस कब आएगा, किसके द्वारा लाया जाएगा, किसके पास पावर है, कितने समय तक रहेगा, कैसे ये खत्म होगा, आइए इसको समझते हैं बहुत सरल भाषा में।
तो देखिए ऑर्डिनेंस अगर मैं यहां लिख दूं तो ये एक्सेप्ट जब बोथ हाउस इन सेशन हो, बोथ हाउस इन सेशन हो, पहला पॉइंट, ठीक है। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो, किस चीज का सेटिस्फेक्शन? इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रोमलगेट, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, प्रोमलगेशन कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस जो प्रोमलगेट होगा, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट, ये सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट, जैसे एक अधिनियम की शक्ति होती है उस वही सेम शक्ति इस ऑर्डिनेंस की भी होगी, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस सीजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस सीज कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, ठीक है। तो ये कैसे सीज होगा? ये आपका होगा 6 वीक्स, 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब जो आपकी पार्लियामेंट है वो क्या हो जाए? रीअसेंबल हो जाए। जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है तो रीअसेंबल होने के 6 हफ्ते मैक्सिमम, असेंबल होने के 6 हफ्ते तक ही वो ऑर्डिनेंस और चल सकता है, उसके बाद वो एक दिन भी ऑर्डिनेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रीअसेंबल हुआ, अब 6 हफ्ते तक और आगे ले जा सकते हो रीअसेंबली के, जैसे ही 6 हफ्ते एंड होंगे ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्रू रिजोल्यूशन, थ्रू रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के थ्रू, रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग, ठीक है, सच ऑर्डिनेंस। थर्ड, विड्रॉवल बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको विड्रॉ कर लेना। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए जिसके थ्रू आप ऑर्डिनेंस क्या हो सकता है? सीज हो सकता है। 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, थ्रू रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग सच ऑर्डिनेंस एंड विड्रॉवल बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? देखिए कितने पॉइंट वाइज में, हमको इतना ही चाहिए, हमें स्टोरी नहीं चाहिए, हमें इतने मोटे मोटे रजिस्टर नहीं बनाने, हमें उतना ही बनाना है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये जो मैं बता रहा हूं ये मेंस के लिए भी परफेक्ट है। और क्या लिखोगे मेंस में आप? अगर आपका लिखते ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा क्या लिखोगे? ठीक है, एलएलबी का पेपर तो आप देने जा नहीं रहे हो कि आपको पूरे पन्ने भरने, आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है चीजों को, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। इसके बाद क्या है? अब जो यहां बात हो रही है 6 हफ्ते की, ठीक है, जो यहां बात हो रही है 6 वीक की, ठीक है, ये 6 वीक कैसे काउंट होगा? इसको हम काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो हाउसेस मींस आपका लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो
अगर इसको अलग अलग डेट पे क्या करा गया है, सम्मन किया गया है, अलग अलग डेट पे क्या किया गया है, लोकसभा को आप समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल 2 जनवरी 2025 को समन किया गया है, इनको किया गया है 4 जनवरी 2025 को, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ये जो 6 वीक है ना, क्योंकि रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट होनी है और उसके लिए समन किया गया है, तो जो हमारी लेटर डेट होगी मतलब बाद वाली, इससे हम 6 वीक को काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझने के लिए थी। मतलब अगर हाउसेस को समन किया गया है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनको समन किया गया है, ठीक है, इनको तलब किया गया है, और अगर अलग अलग डेट पर समन किया गया है, ठीक है, अलग अलग डेट पर, इनको 2 जनवरी को और इनको 4 जनवरी को, तो जो आपकी 4 जनवरी वाली डेट है, इसी को हम 6 वीक के लिए क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 2 जनवरी को नहीं करेंगे। ठीक है, जो बाद वाली डेट होगी उसी को हम काउंट में लाएंगे 6 वीक को काउंट करने के पर्पज से। ठीक है, अब लास्ट में क्या है कि अगर जो मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, अब लास्ट में क्या कि अगर ऑर्डिनेंस में, अगर इस ऑर्डिनेंस में क्या बन रहे हैं, ऐसे कानून बन रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस में क्या बन रहे हैं, आपके प्रोविजंस बन रहे हैं, और ऐसे प्रोविजंस क्या हैं, ऐसे प्रोविजंस आपके क्या हैं कि पार्लियामेंट ऐसे प्रोविजंस नहीं बना सकती, मतलब ऐसे प्रावधान आप नहीं बनाओगे जो कि कंसिस्टेंट ना हो, ठीक है, उन प्रावधानों से जो पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, ऐसे प्रावधानों से कंसिस्टेंसी ना हो, मतलब एकदम आप अपोजिट प्रोविजन नहीं बना सकते ऑर्डिनेंस का यूज करके। मतलब ऑर्डिनेंस ला दिया गया और विदाउट ट्रायल आप फांसी चढ़ा दो, ऑर्डिनेंस ला दिया गया विदाउट ट्रायल, विदाउट, जिसे कहते हैं कि बेल का अधिकारी आपने खत्म कर दिया कि अब 2-4 महीने तक जो भी अरेस्ट होगा उसको जमानत ही नहीं होगी। तो ऐसे प्रावधान अगर आप बनाते हो ऑर्डिनेंस के दौरान, तो ऐसे प्रोविजन क्या हो जाएंगे, ऐसे प्रोविजंस हो जाएंगे वॉइड प्रोविजंस। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि तानाशाही किसी की नहीं चलेगी देश में। आपको ऑर्डिनेंस लाना है तो आप किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए लेके आओगे, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे देश का भला हो। ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते जिससे आपकी मनमर्जी चले, तो वो ऑर्डिनेंस के प्रोविजन वो वॉइड माने जाएंगे। तो ये हमारा सेक्शन 123 था, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अब आगे, इसको पहले रफ कर दें उसके बाद। चलिए अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन आर्टिकल 124 की, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन और इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, वर्किंग कैसे होगी, कितने जजेस होंगे, सब कुछ। तो बेयर एक्ट आप लोग अपनी लेके बैठिएगा, देखिएगा। मैं डायरेक्ट आता हूं जो हमारे कंसाइज नोट्स है उस पर। तो देखिए आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, पॉइंट क्या है कि शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हैविंग, सुप्रीम कोर्ट हैविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 other judges. Next, appointment. By President
थ्रू वारंट। रिटायरमेंट एज 65 years। रेजिग्नेशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट। रिमूवल आर्टिकल 124, क्लॉज 4। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट by authority, manner provided by parliament। कंप्लीट। इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है, कंप्लीट है ये। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद और चीजें हैं इसमें पॉइंट वाइज, सब कुछ पॉइंट वाइज है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब अगर आप आओगे क्वालिफिकेशन पे, तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जिसको बस देखो और आप आगे बढ़ो, और आपका प्री में या मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं रुकना। सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट। आपको 5 साल तक आपको जजशिप करनी पड़ेगी इसी हाई कोर्ट की, या 10 ईयर प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। 10 साल की आपको वकालत करनी पड़ेगी किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या ओपिनियन कि आप क्या है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया पॉइंट वाइज चीजें चल रही हैं। ये नोट्स, इसे कहते हैं नोट्स। ये नोट्स बन रहा है। ये नोट्स नहीं कि पैराग्राफ पूरा उठा उठा के छाप देना और इतनी मोटी मोटी किताबें तैयार कर देना कि उसको आप दोबारा पढ़ने की हिम्मत ना दिखा पाए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 पॉइंट और बचा है, उसको बता दूं, काम आपका यहाँ पे फिनिश हो जाए, ठीक है। कुछ चीजें यहीं पे समझ लीजिए, इजी है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ बात हो रही है रिमूवल की, ठीक है, यहाँ बात हो रही है रिमूवल, तो रिमूवल के ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ऑफ रिमूवल 2 ग्राउंड है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, आपको दिख रहा है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब आपकी क्षमता नहीं है वर्क करने की, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका ओथ, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ओथ। ओथ बिफोर प्रेसिडेंट, ओथ क्या होगी? बिफोर प्रेसिडेंट, और फॉर्म होगा 3rd शेड्यूल, फॉर्म 3rd शेड्यूल, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जज किसी भी अन्य कोर्ट में
प्लीड नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो वकालत भी नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इससे ज्यादा इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज और समझने वाली है कि ये जो आपका पहले यहाँ पे, तो जैसा कि वीडियो बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल, तो इसमें आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो ग्राउंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे थे आपका कि 33 अदर जजेस जो यहाँ पे हैं, इससे पहले 7 हुआ करते थे। तो ये एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसमें जो है आप लिख सकते हो, ये 33 जो हुआ है यहाँ पे लिख सकते हो अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ओके, अमेंडमेंट एक्ट 2019 for appointment of Supreme Court judge, National Judicial Appointment Commission was inserted through 99th Amendment। ठीक है, अब देखिए अपॉइंटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू हुआ है। इससे पहले 7 हुआ करते थे, 33। ठीक है, प्रेजेंट पे 33 है। अब पहले क्या था कि देखिए बीच में क्या हो गया था कि एनजेएसी को ला दिया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का काम था कि वो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, वो क्या करते थे, एक जैसे कहते हैं कि आपका एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते थे, या जैसे कहते हैं कि एक एडवाइस देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि और इसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होता था और ट्रांसफर भी होते थे। तो हुआ क्या कि इसको जो है वैध नहीं माना गया और इसको 99th अमेंडमेंट के थ्रू ये लाया गया था। फिर इसको क्या कर दिया गया, 99th अमेंडमेंट को कर दिया गया हमारा स्ट्राइक डाउन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज इंसर्टेड थ्रू 99th अमेंडमेंट। 99th amendment was struck down by the Supreme Court order dated 16th October 2015। मतलब 2015 को एनजेएसी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त किया गया वो किस किस केस के थ्रू किया गया, तो वो केस था जिसमें ये रूलिंग आई कि एनजेएसी अब आगे वर्क नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। इस केस के बेस पे ही एनजेएसी को जो है वो खत्म किया गया, और अब जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका कॉलेजियम बेसिस होता है, और ट्रांसफर के कॉलेजियम, अपॉइंटमेंट के कॉलेजियम, हर चीज के कॉलेजियम है, और उसी बेस पे अपॉइंटमेंट और प्रमोशन वगैरह सब कुछ होते हैं, ट्रांसफर वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आपका एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब एनजेएसी वैसे है तो नहीं, लेकिन अभी एग्जाम में इसके सवाल आ जाते हैं, तो भले ही ये अब ऑपरेशनल है या नहीं है, जानकारी हमें इसकी भी होनी चाहिए। अब जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 124A में दिया गया है संविधान के, तो इसको भी हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम जल्दी से इसको रिवाइज कर सकें। तो देखिए, शैल बी अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसके 2 से 3 जो आर्टिकल्स हैं उसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग उसको पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, एनजेएसी कंसिस्ट ऑफ, एनजेएसी में क्या क्या मेंबर्स होंगे, कौन चेयरपर्सन होगा, कौन मेंबर होगा, तो एनजेएसी कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इसके चेयरपर्सन होंगे, 2 अदर सीनियर जजेस नेक्स्ट टू सीजीआई मेंबर होंगे, यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस इसके मेंबर होंगे, 2 एमिनेंट पर्संस नॉमिनेटेड बाय कमेटी, एक कमेटी के द्वारा 2 लोगों का नॉमिनेशन होगा। अब इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ठीक है, ये इसके मेंबर्स होंगे। तो आपके 1 2 3 मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एनजेएसी है इसका पूरा जैसे कहते हैं कि एक गठन होगा।
एमिनेंट पर्सन जो होंगे वो नॉमिनेट किसके द्वारा होंगे? शेड्यूल कास्ट से होंगे, शेड्यूल ट्राइब से होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस से होंगे, माइनॉरिटीज से होंगे, वुमेन से होंगे। तो जो एमिनेंट पर्सन है वो किस किस क्षेत्र से आएंगे, तो वो भी बात कर ली, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वुमेन। टेन्योर क्या होगा नॉमिनेटेड पर्सन का? जो नॉमिनेटेड पर्सन होंगे उनका टेन्योर क्या होगा? 3 ईयर्स, 3 साल का होगा जब से वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और नॉट एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, रीनॉमिनेशन के लिए भी वो दोबारा एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे जिनको कमेटी सिलेक्ट करेगी, ठीक है। आपके 2 अदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो नेक्स्ट टू सीजीआई होंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे, तो ये इसके मेंबर होंगे। तो चेयरपर्सन केवल एक होगा जो सीजीआई साहब होंगे, उसके बाद इसके बाकी सब मेंबर्स होंगे, चाहे वो चीफ जस्टिस के नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। 2 यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस इसके मेंबर होंगे। 2 अदर जो पर्संस हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाएंगे किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, वो भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। तो इसके 1 2 3 मेंबर होंगे और एक चेयरपर्सन होगा एनजेएसी का, बात खत्म। अब फंक्शन क्या होगा कमीशन का? एनजेएसी का फंक्शन क्या है? तो टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन देना, किसके? अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करना। किनको रिकमेंड करना? ठीक है, किनके लिए रिकमेंडेशन करना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए, अदर हाई कोर्ट जजेस, और क्या रिकमेंड करना? ट्रांसफर रिकमेंड करना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट जजेस, क्योंकि ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के जजों का नहीं होता, हाई कोर्ट के जजों का होता है, इसलिए ट्रांसफर वो किसका रिकमेंड करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि जिस व्यक्ति का भी अपॉइंटमेंट हो रहा हो वो कैसा हो, उसके अंदर एबिलिटी हो और इंटीग्रिटी हो, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे आपका एनजेएसी का भी एक पॉइंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद कि जस्ट अ सेकेंड, यस, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। तो सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या होगी? जो पार्लियामेंट निर्धारित करेगा। जब तक पार्लियामेंट निर्धारित नहीं करता, एज पर सेकेंड शेड्यूल, जजेस एंटाइटल्ड फॉर प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस, लीव ऑफ एब्सेंस एंड पेंशंस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, मतलब उनकी सैलरी भी पार्लियामेंट तय करेगा, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशंस एंड प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ये भी पार्लियामेंट तय करेगा। जब तक तय नहीं करता तब तक एज पर सेकेंड शेड्यूल, याद रखने वाली चीज है। ये भी खत्म हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126, कब होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट्स? जब चीफ जस्टिस का ऑफिस क्या होगा? वैकेंट होगा, या रीजन ऑफ एब्सेंस, वैकेंट है, कोई है ही नहीं, या एब्सेंट है, वो है पद पे लेकिन वो किसी कारण से अपने ऑफिस नहीं आ पाए हैं, या अदरवाइज, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट है, खाली पड़ा है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है, या रीजन ऑफ एब्सेंस के कारण या अन्य कारण से। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस एज एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंटमेंट करेगा? बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस या अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो इन सबके अपॉइंटमेंट्स कौन कौन कर रहा है, इस पर भी ध्यान देते चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड अदर जजेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कब होगा? जब उनका ऑफिस वैकेंट हो, वो किसी कारण से एब्सेंट हो, ठीक है, या अदरवाइज। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो एडहॉक जजेस आएंगे क्यों, उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जब कोरम ना हो, इफ नो कोरम टू होल्ड और कंटिन्यू सेशन ऑफ कोर्ट, जब हम कोर्ट ही नहीं चला पाएंगे तो फिर कोर्ट किस बात का? तो कोर्ट अगर हमारा प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, कोरम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर बेंचेस नहीं हो पा रही हैं,
प्रॉपर जजेस नहीं आ पा रहे हैं हियरिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, कोरम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम अपॉइंट करते हैं किसको, मतलब हम नहीं, कौन अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एडहॉक जजेस को। एडहॉक जजेस को वो कौन होते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। मतलब उनको अपॉइंट किया जा सकता है, उनके अंदर इंटीग्रिटी है और उनके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। तो उनका अपॉइंटमेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीजीआई विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हमने ये पढ़ लिया, बाकी अपॉइंटमेंट तक हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नोट्स तैयार करे हैं, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही कम शब्दों में। जिनको भी चाहिए मेरे पास मैसेज आ रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन हम अभी थोड़ा सा और इसमें फिनिशिंग दे रहे हैं, इसलिए हम उनको अभी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट की भी तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि अभी 2 महीने से पहले छत्तीसगढ़ आपका नहीं होना है। अब भी मैं बोल रहा हूँ 2 महीने से पहले प्री नहीं होने वाला है, और उतना टाइम सफिशियंट रहेगा। अगर आप नोट्स को गो थ्रू कर लेंगे तो आपका तैयारी फुल प्रूफ हो जाएगी। तो आपको अगर जुड़ना है हमसे, हमारी टेस्ट सीरीज से, तो हमारा फ़ोन नंबर है 7505757170। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जो भी आपकी क्वेरी है हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी, और बहुत ही सब लोग एक्टिव रहिए। अब एग्जाम का साल है, ये साल एग्जाम का है, बहुत सारे एग्जाम आपको फेस करने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एक्टिव रहिए और निराश होने की आवश्यकता नहीं, तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद।